पहले जरा पोर्टफोलियोज निकाल लो। हाँ जी, पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट देखो जरा, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था इसमें। वैसे तुम्हारे 2 चैप्टर बड़े बड़े रह गए हैं बस, एक फॉरेक्स का और एक फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपने पढ़ा था, हाँ जी, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। हाँ जी, पहले क्या पढ़ा आपने? हाँ, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन में आप लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ लिया था, फंडामेंटल पढ़ लिया था, टेक्निकल पढ़ा था आपने, बोलो, और एक मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ा, एक रैंडम वॉक पढ़ा था, एक डाउ जोन्स पढ़ लिया था। इसके अलावा एक मैंने आपको CAPM बता दिया था, एक हमने पढ़ा था बीटा वर्सेस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन सेमी स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म। अगर सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का डिफरेंस है वो भी कर लोगे आप। एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने डिफाइन बीटा, खाली डिफाइन किसको करना है, तो ये सब हमने पढ़ लिए थे एक्चुअली में। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन रह गए थे इस चैप्टर में। दिखाना, देखिए इस चैप्टर में हमारा एक तो रह गया है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी APT, एक आपका रह गया है सिंगल इंडेक्स मॉडल, एक आपका रह गया है मल्टी इंडेक्स मॉडल, एक आपका रह गया है शार्पे इंडेक्स। ठीक है जी, और एक मार्कोविट्स। अच्छा, हमने सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क भी पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन रह गए हमारे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया ना? ठीक है, किसका नहीं हुआ? ट्रेजरी मैनेजमेंट मैंने कराई अभी है, तूने छुट्टी मार ली होगी। चलो कोई बात नहीं। एक ना हम लोग आज जो है SCBA कराया मैंने, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हो गया था? SCBA नहीं हो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज ना, इसके बाद ना SCBA करेंगे, और SCBA के साथ ना कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है तो मिसलेनियस। ठीक है जी, चलो देखते हैं जरा क्या क्या होएगा आज। सबसे पहले ये हमने जो मॉडल्स करने हैं ना, इसमें ना सबसे पहले उठाओ आप शार्पे इंडेक्स मॉडल। शार्पे इंडेक्स मॉडल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तुम्हें ना आता है तो आपने नीचे नहीं पढ़ना, मैं आपसे कुछ रिवाइज कराता हूं जो हमने पढ़ा था और उसके बाद पढ़ते हैं। आपको याद है मैंने पोर्टफोलियो जब हम प्रैक्टिकल में पढ़ रहे थे तो हमने पोर्टफोलियो के साथ जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था तो आपको शार्पे इंडेक्स मॉडल कराया था। इसमें ये लिखा था कि जो
जो भी पोर्टफोलियो जो भी हमें मैक्सिमम रिटर्न देगा ओवर पर यूनिट ऑफ रिस्क, ओवर पर यूनिट ऑफ, यानी कि जिसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ रिस्क, वो सबसे बेहतर पोर्टफोलियो यानी कि वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो आपको याद होगा इसमें हमने क्या करा था हर पोर्टफोलियो के रिटर्न को रिस्क फ्री रिटर्न के साथ कंपेयर करा था, डिवाइड बाय उसका ओवरऑल रिस्क करा था। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया था रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। कम ऑन, रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये निकल कर आया था हमारे पास। और अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा था जिस सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा वो सिक्योरिटी या वो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हमने क्वेश्चन करा था, 8 पोर्टफोलियो थे यूजिंग मार्कोविट्स। पहले हमने 5 सिलेक्ट करे थे, फिर 5 में एक ऑप्टिमाइज करके निकाला था। कुछ याद आ रहा है? हमने क्वेश्चन भी करा था एक। तो हमने कहा था ऑप्टिमाइज कौन होता है? जिसका रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क सबसे ज्यादा अधिक होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। सेम चीज वो थ्योरी में लिख रहा है, आइए पढ़ते। देखो, द शार्पे रेशो is a risk adjusted measure of return which is often used to evaluate the performance of a portfolio। हाँ जी, हम क्या चेक करते हैं? पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। The ratio help to make performance of one portfolio comparable to the another by making an adjustment for the risk। सर इसमें मैंने आपको याद करो, यही लाइन मैंने आपको बोली थी। मैंने कहा था एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो याद करो। मैंने कहा अगर मुझे तुम सब में देखना हो बेस्ट कौन है तो ये नामुमकिन है। मुझे क्या करना होगा? एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा और आप सबको उससे कंपेयर करना होगा। याद आ रहा है? तो मैंने कहा यहां पर हमने स्टैंडर्ड किसको बनाया था? रिस्क फ्री को। तो क्या हर पोर्टफोलियो रिस्क फ्री से कंपेयर करके क्या प्रीमियम निकलता था और फिर उसी प्रीमियम को हम डिवाइड करते थे उसी के रिस्क से, तो हमें पता चल जाता था कि उसका रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क कितना आ रहा है। तो वो यही कह रहा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। द रेशो हेल्प टू मेक परफॉर्मेंस ऑफ वन पोर्टफोलियो कंपेरेबल टू दी अनदर पोर्टफोलियो। हाँ जी, एक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को हमने दूसरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस से क्या करा था? कंपेयर। और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी क्या उसे ऑप्टिमम का नाम दिया गया था। आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर जनरेट, जब ये लिखते हैं ना मैनेजर जनरेट, तो मैनेजर का मतलब पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो मैनेजर जनरेट करता है 15% का रिटर्न, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजर भी जनरेट करता है 12% का रिटर्न। सामने देखना जरा, यही तुमने पढ़ा सेम। मान लो 2 पोर्टफोलियो मैनेजर है, ए और बी, एक का रिटर्न 15 है और दूसरे का कितना है? 12। फिर वो कहते हैं मैनेजर ए का 15% रिटर्न आने के लिए, हाँ जी, मच लार्जर रिस्क था मैनेजर बी से। यानी कि दोनों का रिस्क अगर कंपेयर किया जाए तो ए का रिस्क भी बी से ज्यादा था। आगे बढ़ो जरा। टू कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल, लेट अस प्रिज्यूम रिस्क फ्री रेट 5% है और मैनेजर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है और मैनेजर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अब द शार्पे रेशो ऑफ मैनेजर ए 1.25 होगी। अब मुझे तो शार्पे रेशो 1.25 होगी, इसने तो बोल दिया। तुम बताओ तुम कैसे निकालते? 15 माइनस 5 क्या 10 डिवाइड बाय 8 क्या 1.25 भी बोलते तुम भी? और बी की कितनी निकालते? 12 माइनस 5 अपॉन 5 क्या 7/5 1.4 आ जाएगा। तो देखो वही लिखा है उसने। जबकि मैनेजर बी का शार्पे रेशो है 1.4 विच इज बेटर देन मैनेजर ए। क्या समझ आ रहा है या नहीं? तो अब हमें तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या मैनेजर बी यानी कि पोर्टफोलियो बी रिटर्न कम होने के बावजूद बेटर है?
क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला खाली रिटर्न फैक्टर था या रिटर्न रेड विद रिस्क। तो जब दोनों को एक साथ पढ़ रहे थे हम लोग तो साफ दिख रहा था कि मैनेजर बी जो था वो बेटर है किससे? मैनेजर ए से, तो वो ऑप्टिमाइज कहलाएगा। कौन क्या कहलाएगा? ऑप्टिमाइज। क्या सबको क्लियर हो गया जी? ठीक है। तो इस प्रकार, अच्छा आगे लिखेंगे, टू गिव यू मोर सम इनसाइट द रेशियो ऑफ 1 और बेटर इज कंसीडर्ड एज गुड, 2 और बेटर इज कंसीडर्ड एज वेरी गुड एंड 3 और बेटर इज कंसीडर्ड एक्सीलेंट। क्या मतलब है? सर जितनी ये रेशियो बढ़ती जा रही है क्या ये हमारे लिए अच्छा होता जा रहा है? क्योंकि जितना अच्छा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उतना हमारा प्रीमियम भी ज्यादा है। द शेरपे रेशियो इज क्वाइट सिंपल विच लेंड इट्स टू इट्स पॉपुलैरिटी। इट्स ब्रोकन डाउन जस्ट 3 कॉम्पोनेंट, एसेट का रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क ऑफ रिटर्न, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्सेस रिटर्न इट इज डिवाइडेड बाय, वही बार बार देखो है वही चीज, लिखे जाएगा वही चीज दोबारा। समझ आ गया जी? क्या शेरपे रेशियो समझ आ गया? तो शेरपे रेशियो क्या होगी जल्दी बताओ। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो विच विल बी, हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो विच विल हेल्प अस टू कंपेयर वन पोर्टफोलियो विद दी अकॉर्डिंग टू शेरपे रेशियो। क्या शेरपे रेशियो जिसकी ज्यादा होगी क्या वो डेफिनेटली बेटर होगा? एंड टू कैलकुलेट शेरपे रेशियो 3 कंपोनेंट यूज होते हैं, मार्केट का रिटर्न, सॉरी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एंड रिस्क ऑफ दैट पोर्टफोलियो। क्या समझ आ रही है? फिर एक छोटा सा एग्जांपल हो गया बच्चे, जल्दी बोलो। चलो सर अब हम आ रहे हैं किसके पास? हाँ जी, एक तो हमें पढ़ना है एपीटी और सिंगल इंडेक्स मॉडल। पहले ना मैं आपको ना इन लोगों की ना भाषा समझाता हूं क्या है। ये बड़े गंदे हैं ये, आप इन्हें पढ़ोगे तुम्हें समझ कुछ भी नहीं आएगा क्या लिख गए ये लोग। तो मैं क्या करता हूं, आपको पढ़ना सिखाता हूं कैसे पढ़ना है। CAPM सिंगल इंडेक्स मॉडल ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है। तो आप मेरे को CAPM समझा दोगे ना तो मैं आपको सिंगल इंडेक्स समझा दूंगा। और APT और मल्टी इंडेक्स मॉडल ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब 4 मॉडल में अगर आपको कभी भी पेपर में रिकॉल करना हो तो सिंगल इंडेक्स के लिए पहले क्या अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और APT के लिए पहले क्या पढ़ लो। बस जिसको ये समझ आ गया कलेश खत्म, सामने देखना है बस आपने। ठीक है, लैंग्वेज बहुत गंदी है, पहले मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। लैंग्वेज तो जो है वो वही है। अब इसको हमें कैसे रिटेन करना है? डेफिनेटली तभी रिटेन होगा जब आप इस चीज को समझ जाओगे एक बार। भैया को उठा दो, सीधे बैठा, सीधे ऐसे। गलत बात है, मैं चला जाऊंगा बाहर। सीधे बैठे यार, मैं भी पता है बड़ी लेट सोता हूँ रात को, फिर भी मेरे को क्लास में कभी तूने देखा ऐसे सोते हुए? फिर मेरे को रात से सर्वाइकल पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही मुझे। यहाँ मुंह करता हूँ तब दर्द होती है, यहाँ करता हूँ तब दर्द होती है। सुबह 3:30-4 बजे तक पहले मैं नॉर्मल जहाँ सोता हूँ वहां सोया, फिर मैं बीच में उठ के दूसरे बेड पे चला गया, फिर मैं रात को 1:30 बजे मेरे को लगा कि कुछ नहीं हो रहा, नींद इतनी ऐसे बटेर की तरह जागा हूँ। मैंने कहा चल नोट्स ही बना लो। तो 1:30-2 बजे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के नोट्स बनाने लग गया। फिर 2:30 बजे थोड़ा सा ऐसा लगा नींद आने के चांसेस है, तो जाके सोफे पे लेट गया। 3:15 बज गए, अभी भी नींद नहीं आई। बार बार करवटें बदलता रहा, वापस चला गया दूसरे बेड पे। मेरे बेटे ने देखा कि मैं हूं नहीं, तो वो आया दूसरे रूम में, मेरी नींद लग गई 4:15 बजे। मेरे को कहता पापा कहाँ थे? मैंने कहा ले भाई हो गया कलेश। पापा कहाँ चले? मैंने कहा भाई मैं यहाँ सो गया, क्या हो गया? कह रहा मैं भी यहीं सोऊंगा। तो वो मेरे साथ आके सो गया। भाई तो सो गया, मैं जागा रहा। मैं उसको देख रहा हूँ, भाई तूने क्या करा है? ये अच्छी खासी नींद आई थी, फिर उठा के चला गया। ये तो हालात है। किसकी देख लो? IT कौन है? अच्छा है, नींद आ जाती।
अबे हमने सब कर लिया, अब हम दोबारा क्यों उठाएंगे भाई? अब इतना बना भाई, इतना क्या बात है, कमाल है यार। हाँ ज्यादा ज्यादा अच्छा है, कोई नहीं घुमाऊंगा मैं बाहर। हाँ जी इधर देखो जरा। तो ये 4 मॉडल ना मैं वैसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ कुछ नहीं आना आज। सुनो मेरी बात, कर्म करने हैं, मैं भी करने आया हूं, तुम भी करने आए हो, बट नहीं घुसेगा दिमाग में तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। सामने देखो, मैंने कहा मैं अपने बेटे को परसों पढ़ा रहा था लॉजिंग टेबल, 3 घंटे मैं उसके साथ लगा रहा, 6, 7 और 8 3 टेबल आने थे, 6 का, 7 का, 8 का। 6 का उसने पूरा सुना दिया, 7 का पूरा सुना दिया, 8 का। अब लॉजिंग की बारी आई, मैंने कहा चल बता 6, 8 जा। फिर घूरने लग गया मेरे को, फिर कभी उसमें 7 का डाल दे, कभी 8 का डाल दे। जब 2-2.5 घंटे बीत गए ना तो मेरे को कहता है मेरी बात सुनो, इतना ही आप पढ़ा सकते थे, इतना ही मैं पढ़ सकता था। कह रहा है भाई मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप मेरे को पहले जा रहे हो। मैंने कहा फिर अब पेपर, कह रहा कोई नहीं 3 नंबर का आएगा भाई, मैं छोड़ाऊंगा। कह रहा सोने दो अब मेरे को। तो भाई ने सरेंडर कर दिया, कह रहा आपने पढ़ाया, ये आपका काम था, मैं भी देखो कोशिश कर ही रहा हूं ना। अब मेरे को नहीं याद आ रहा भाई मैं क्या करूं, 6, 8 जा, 6, 7 जा। अच्छा अब मेरी वाइफ इसको ऐसे लर्न कैसे करा रही है मेरी वाइफ, देखो कहती 6, 5 जा, 6, 5 जा, तो बोलता है 36। कहती नहीं 6, 5 जा, तो 5 जा है ना तो 35। अच्छा अब वो सुनो मजेदार, अब बोले भाई 6, 5 जा, सॉरी 7, 5 जा, 7। फिर उससे बोला मैंने चल अब 6, 5 जा, कहता एंड में 5 ही आएगा। अब मैंने कहा भाई तुम इसको ऐसे लर्न कराओगे तो हर 5 जा में अंत में 5 ढूंढेगा। तो पता क्या बोलता है, कहते सुनो आप दोनों पहले समझ लो मुझे कैसे पढ़ाना है। कह रहा है मेरे को पागल बनाए जा रहे हो, कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई कुछ। मेरे को बताओ, मेरे को 5 जा में 35 ऐसे हर बार 5 लिखना है एंड में। मैंने कहा नहीं ऐसे, तो फिर मेरे को क्या करना है। मैंने कहा सुन 10:15 हो गया, तेरे को सोना है। हाँ अब मैं सोने जा रहा हूँ, कहानी खत्म, कलेश खत्म। पेपर दे के आया, कैसा हुआ, मस्त। मैंने कहा भाई डॉजिंग तो हुई नहीं थी, तो छोड़ दिया वो तो मैंने कहा मस्त कैसे हुआ, आएंगे 20 में से 12, 13 आ जाएंगे। तो मैंने कहा ये मस्त होता है। कह रहा है बॉयज के इतने ही आते हैं। तो भाई बहुत क्लियर है वो अपनी चीजों को लेके। जब उससे बोलो ना भाई तेरे कितने आए, कह रहा है 15। तो मैंने कहा हाईएस्ट 20/20। किसके, गर्ल के थे, गुरनूर के पूछो 6 थे उसके। मैंने कहा अच्छा। तो ये हमेशा हमने से नीचे वालों को देख के खुश हो जाता है। मैंने कहा ये बंदा टेंशन नहीं लेगा, इसका मतलब नहीं, टेंशन उसी को ही होती है जो ऊपर वाले को देख रहा है। भाई 19 वाला भी रो रहा होता है बगल वाले के 20 क्यों आए। ये कहता है भाई ऊपर वाले को क्यों, वो तो पागल है, नीचे देखो कितने सारे लोगों से ऊपर हुआ। हाँ तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई माय बेस्ट, यू विल ट्राई योर बेस्ट। इसके अलावा ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना तुम। आप सामने देखो जरा, सुनो ध्यान से। सिंगल इंडेक्स मॉडल और CAPM सेम कैसे है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम CAPM पढ़ रहे थे तो हमने ये फॉर्मूला रखा था, ये सबको याद है, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि CAPM क्या कह रहा था, तो आपको याद होगा CAPM कह रहा था 2 चीजों को जोड़कर डिजायर्स आती है। एक रिस्क फ्री जिसकी वजह टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और दूसरा रिस्क प्रीमियम। दूसरा कौन है, लेकिन कौन मुझे बताएगा ये जो रिस्क प्रीमियम दिया गया था क्या ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, और सिस्टमैटिक रिस्क यहां पे एक ही ली गई थी, दैट वाज मार्केट रिस्क। कौन सी थी वो, लॉक कर दो। CAPM में सिस्टमैटिक रिस्क का जो प्रीमियम था, यानी कि जो रिस्क प्रीमियम था, जो क्या उसकी वजह सिर्फ एक ही फैक्टर थी और वो था मार्केट रिस्क। कौन सी थी, क्या यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा कुछ भी, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। मल्टी इंडेक्स मॉडल नाम क्या है, ये कहता है कि मैं CAPM से सेटिस्फाइड नहीं हूं। बोला क्यों, बोला CAPM ने रिस्क प्रीमियम निकालते समय
सिर्फ एक ही सिस्टमैटिक रिस्क ली थी, कम ऑन, एक ही। लेकिन वो कहता है जिंदगी का सच ये है कि लाइफ में सिस्टमैटिक रिस्क एक फैक्टर से नहीं आती, देयर आर नंबर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिनकी वजह से रिस्क आ रहा था। और अगर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिनकी वजह से रिस्क आ रहा था, तो फिर उन सबका भी मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए था। तो कौन मुझे बताएगा सिंगल इंडेक्स मॉडल वर्सेस मल्टी इंडेक्स मॉडल? अगर मैं सिंपल से वे में बात करूं तो सिंगल इंडेक्स मॉडल सिर्फ एक सिस्टमैटिक रिस्क के बेसिस पर क्या प्रीमियम निकाल रहा था, और मल्टी इंडेक्स मॉडल क्या वो चाहता था कि एक ही सिस्टमैटिक फैक्टर है जिसके बेसिस पर प्रीमियम आना चाहिए, या और भी सिस्टमैटिक फैक्टर है? तो हमने उससे पूछा एग्जाम्पल दे, और कौन से सिस्टमैटिक फैक्टर होते हैं? कहता है मैं एग्जाम्पल देता हूं। कहता है एक बात बताओ, एक कंपनी के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाए, कम ऑन, अगर, तो डेफिनेटली क्या उसका असर उस कंपनी के प्रॉफिट्स पे पड़ेगा, और उसके प्रॉफिट्स पे जब असर पड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी अर्निंग पे फर्क पड़ेगा, और अर्निंग से क्या प्राइस पे फर्क पड़ेगा, और प्राइस से मेरी रिटर्न पे। तो उसने कहा भैया और भी फैक्टर्स तो हैं ही हैं, लेकिन अब यहां पर इन सबको हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। इसका मतलब मल्टी इंडेक्स मॉडल की अगर बात मान लो तो मल्टी इंडेक्स मॉडल का मतलब था आरएफ तो ठीक है, कम ऑन, आरएफ तो, लेकिन देयर मस्ट बी मोर फैक्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6। क्या समझ आ रही है या नहीं? कम ऑन यार ना, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है प्लीज ध्यान से सुनो। वो कहता है रिटर्न का असर सिर्फ मार्केट से ही थोड़ा होता है, देयर आर अदर फैक्टर जिनकी वजह से सिक्योरिटी रिटर्न वेरी कर रही है, देयर आर अदर फैक्टर जिनकी वजह से, तो उन सभी फैक्टर की वजह से जिनकी वजह से सिक्योरिटी रिटर्न जो है वो वेरी करेगी, क्या उनको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए था व्हाइल कंप्यूटिंग रिटर्न्स? क्या सबको क्लियर हो गया? तो बस मेरे को नाम, पहले सिर्फ नाम पे हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, सिंगल इंडेक्स मॉडल, मल्टी इंडेक्स मॉडल, दोनों में फर्क क्या है? सीएपीएम सिंगल इंडेक्स मॉडल बेस्ड था, जिसने ये कहा था कि सेंसिटिविटी, यानी कि क्या बोला मैंने, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क एक ही फैक्टर होता है और उसकी वजह से जो भी वेरिएशन आते हैं क्या वो हमारा प्रीमियम बन जाते हैं? बोलो। लेकिन मल्टी इंडेक्स मॉडल क्या मानता था? सिंगल मॉडल या मोर देन वन मॉडल, मोर देन वन फैक्टर इज देयर जिसकी वजह से हमारे पे इसका इंप्लीकेशन आता है। लेकिन अब एक पंगा था, सीएपीएम ने बाकी सभी मॉडल को ना एक लाइन बोली, ध्यान से सुनना। क्या वो कहता है? यार तुम बोलने में तो सब अच्छे लग रहे हो, मुझे बोलने में तो सारे अच्छे लग रहे हैं कि हाँ बोलना अच्छा है, वर्बली बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कि देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, देयर आर। वो कहता है यार मैं अदर फैक्टर लिख देता हूं चलो, लेकिन आप मुझे बताओ क्या अदर फैक्टर्स का मेरी सिक्योरिटी पे कितना इफेक्ट आएगा? क्या उसके लिए हमें उस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी? बीटा वैल्यू चाहिए होगी ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी तक आपने पढ़ा सिक्योरिटी बीटा अगर 1.2 है तो इसका मतलब क्या होता था? सेंसिटिविटी क्या होता था? सिक्योरिटी में वेरिएशन 20% एक्स्ट्रा आएगा एज कंपेयर टू मार्केट। कहता है 1.2, इसका मतलब सेंसिटिविटी मैंने तेरे को दे दी। कहता है तू कह रहा है कि लेबर की वजह से भी रिटर्न में चेंजेस आते हैं। मैंने कहा, वो कहता है मैं भी मानता हूं, लेकिन सेंसिटिविटी कैसे निकालोगे कि लेबर की कितने वेरिएशन से रिटर्न में वेरिएशन आएगा? क्या इसकी सेंसिटिविटी के लिए क्या बीटा फैक्टर की वैल्यू चाहिए या नहीं? तो इसका मतलब बाकी मॉडल जो चला रहे हैं, मल्टी इंडेक्स मॉडल, एपीटी मॉडल, इन सब में कमी आ रही है। बताओ क्या? वर्बली तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये बीटा वैल्यू को मेजर करते समय क्या ये सब फंस जाएंगे? और जब इनको बीटा फैक्टर की वैल्यू मिलेगी नहीं, कम ऑन, बीटा फैक्टर की वैल्यू, तो उनका प्रभाव मेरी रिटर्न पे कितना आ रहा है क्या ये भी पता चलेगा या पता नहीं चलेगा? तो जब ये सब चीजें पता ही नहीं चलेंगी तो वो कहता है फिर ऐसे में देयर इज नो यूज ऑफ, कम ऑन, किस चीज का यूज नहीं है? अदर फैक्टर को कंसीडर करने का। यानी कि समझ आ रहा है या नहीं? तो एपीटी मॉडल वर्बली तो सुनने में अच्छा लग रहा है, मल्टी इंडेक्स मॉडल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों मॉडल्स के अंदर ये कब फंस जाएंगे? जब इनको बाकी बीटास और वो सिस्टमैटिक फैक्टर कौन कौन से हैं जिनकी वजह से रिटर्न में बदलाव आता है, पहले तो वो पता होना चाहिए, और उनका सेंसिटिविटी टू द सिक्योरिटी रिटर्न क्या ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों चीजें पता ही नहीं है, कौन कौन सी दो चीजें? कि आपका मेरे से रिलेशन क्या है, दूसरा
और आपका मेरे पे प्रभाव कितना होगा। अगर ये दो चीजें अननोन है तो क्या वो फैक्टर लिखने के बाद भी क्या 0-0 करने पड़ेंगे? बोलो। और एक आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो कहते हैं कि लाइफ में देयर आर सम रिस्क विच आर अनमेजरेबल, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। कुछ रिस्क तो ऐसी होती है जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, कुछ रिस्क ऐसी होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जिसको हम एक तरह से अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल इंडेक्स मॉडल और सीएपीएम में बस एक ही फर्क था। सीएपीएम भी सिंगल इंडेक्स यानी कि बीटा लेके चल रहा था, और शार्पे इंडेक्स भी सिंगल इंडेक्स भी बीटा लेके चलता है। लेकिन दोनों में अभी एक बहस छिड़ी हुई थी बस, और वो बहस क्या थी? ये कहते हैं सीएपीएम को कि भाई तूने जो मेरे को प्रीमियम दिया है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिस्क जो कि प्रिडिक्टेबल थी, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे भी होती होंगी जिन्हें हम प्रिडिक्ट, उसके लिए भी आपको मेरे को कुछ तो प्रीमियम देना चाहिए था। इसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स। बोलो क्या बोलते हैं? आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अननोन है, जो क्या है, और उनकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा प्रीमियम मिलना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, रिटर्न एज पर सिंगल इंडेक्स मॉडल। कम ऑन, एज पर 3 चीजों को जोड़कर आती है। पहला कौन सा? रिस्क फ्री, सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ मार्केट एंड आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर। और वो आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर कहां मिसिंग था? सीएपीएम में। अगर कहते हैं तो चला दो तीसरी भी। क्या सबको क्लियर हो गया जी? पढ़े। अब आपको अब पढ़ने को दे रहा हूं, आप पहले खुद रीड करो, देखो कितना समझ आया मेरे इतने समझाने से। जितना मैंने समझाया उसको समझाने से कितना आप अपने आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि सच तो यही है कि जिंदगी के अंतिम मोड़ पे तुमने खुद ही पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? तो पेज नंबर 97 निकालना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सिंगल इंडेक्स मॉडल। अपने आप पढ़ो जरा 2 मिनट के लिए सिर्फ, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सिंगल इंडेक्स मॉडल जो था ना, दैट वाज गिवन बाय शार्पेस, तो इसीलिए ये शार्पे का बीच में जिक्र करेगा। आप सिर्फ इसको पढ़ लो, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अच्छा, ये बता दो बस मुझे, इसको मैं अभी जब समझाऊंगा तो आप लोगों ने, जब हम पोर्टफोलियो पढ़ रहे थे, संडे वाली क्लास हमारी लास्ट क्लास थी, जब म्यूचुअल फंड पढ़ रहे थे हम लोग, तब आप लोगों ने कैरेक्टर लाइन पढ़ा था मुझसे? पढ़ा था कैरेक्टर लाइन? ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना।
एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन पड़ी थी और एक कैरेक्टर लाइन पड़ी थी। पहले मैं कुछ याद कराता हूं, आप इसको मत देखना, वैसे ही मैं कुछ याद करा रहा हूं, समझ लो रिवाइज करा रहा हूं। सर जब हम पढ़ रहे थे ना एसएमएल, तो एसएमएल की इक्वेशन ऐसे बनती थी। मेरे में क्यों? अच्छा वो कल वाली होगी ना? हाँ तो उनको बोलो फिर नेक्स्ट संडे देखिए। 2 मिनट ऊपर देखना है बच्चे आपने, ठीक है? फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको, नीचे नहीं देखना, पहले समझेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो किसी को अगर याद हो तो जब हम कैरेक्टर लाइन बना रहे थे, क्या बना रहे थे? उससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अल्फा। क्या पढ़ाया था? तो मैंने कहा था अल्फा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी व्हेन मार्केट रिटर्न रिड्यूस टू 0। तो आपको याद होगा कि जब हम कैरेक्टर लाइन बना रहे थे तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और यहां पे रिटर्न ऑफ मार्केट, और जब हम एसएमएल ड्रॉ करते हैं तो सीएपीएम बेस्ड होता था रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और यहां बीटा। जब बीटा 0 होता था तो जो रिटर्न हमें मिलती थी उसका नाम क्या होता था? रिस्क फ्री। और जब मार्केट रिटर्न 0 होती थी तो जो रिटर्न आपको मिलती थी उसको बोलते थे अल्फा वैल्यू। क्या बोलते थे? तो मैंने कहा था अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा 0 भी हो सकता है। कुछ याद आ रहा है? इसके लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि अल्फा कैसे निकालते हैं। इधर देखेंगे जरा सारे, अल्फा का फॉर्मूला होता था रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी में से, एक सेकेंड, मार्केट रिटर्न में से माइनस करते थे हम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इनटू बीटा फैक्टर। ठीक है ना? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्या था इसमें? मार्केट रिटर्न था 18, मार्केट रिटर्न कितना था? 18, और सिक्योरिटी का रिटर्न था 10। सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है? 10। अगर मैं ये कहूं मार्केट 0 आ जाए, हाँ जी मार्केट कहां पे आ गई? 0 पे। एक सेकंड, पहले मैं आपको ऐसे जनरली समझाता हूं। इधर देखना जरा सारे, यहां पे मैं कुछ लिखूंगा, आपने बताना है मुझे, ठीक है? कुछ बता रहा हूं मैं आपको। मान लो मार्केट रिटर्न दे रही है 18% और रिलायंस का जो रिटर्न है वो 10% या 12% है, चलो, और इसका बीटा फैक्टर जो है वो 0.8 है। ठीक है ना? अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। मार्केट 0 कब आएगी? जब मार्केट में गिरावट देखी जाएगी। कितने से? 18 से, है ना? कौन मुझे बताएगा अगर मार्केट में 18 से गिरावट आई तो क्या सिक्योरिटी में भी 18 से गिरावट आएगी या 18 इंटू 0.8? तो फिर हम यहां पे लिखेंगे फॉल इन सिक्योरिटी 18 इंटू 0.8। कितना आएगा बताओ? 18 इंटू 0.8 14.4% से सिक्योरिटी गिर जाएगी। इस समय सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है? 12। अगर ये 14.4 से नीचे गिर गई तो क्या 2.4 नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा? तो ये इसकी अल्फा वैल्यू थी। ये क्या थी इसकी? अच्छा, अब अल्फा वैल्यू का देखो फॉर्मूला क्या बना? सिक्योरिटी का रिटर्न माइनस मार्केट रिटर्न इनटू बीटा सिक्योरिटी। यही फॉर्मूला था ना बच्चे? जल्दी बोलो, बोलो यार। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ठीक ठाक से लिखूं, ठीक से लिखूं, तो कौन मुझे बताएगा क्या ये फैक्टर उधर चला जाएगा? तो कौन मुझे बताएगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फाइनली किसके बराबर आएगा? जल्दी तो, अल्फा प्लस बीटा इंटू RM। कम ऑन यार, यही आएगा ना? और अगर मैं इसमें एक आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर और जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? ये बन जाएगा तुम्हारे पास सिंगल इंडेक्स मॉडल। क्या बन जाएगा? अब सिंगल इंडेक्स मॉडल में पढ़ूंगा और दिमाग में आपने ये सब कुछ रखना है। पढ़ना जरा आराम से। सिंगल इंडेक्स मॉडल पढ़ने जा रहा हूं और आराम से लाइन पढ़नी है। क्या लिखते हैं? पढ़िए, आराम से पढ़ो जरा। द मेजर assumption of Sharpe's single index model is that
ऑल दी कोवेरिएशन, कोवेरिएशन का मतलब वेरिएशंस, मतलब जो भी चेंजेस आएंगे किसमें, सिक्योरिटी रिटर्न्स में, उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय अ सिंगल फैक्टर। इधर देखो जरा कैसे, सामने देखो, जिन्होंने मेरा इसका प्रैक्टिकल अटेंड किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन में अल्फा और बीटा गिवन होगा, कम ऑन, अल्फा और बीटा, और जैसे जैसे आप आरएम की वैल्यूज लेते जाओगे क्या आपके पास सिक्योरिटी रिटर्न आती जाएंगी। तो सिक्योरिटी की रिटर्न में वेरिएशन, कम ऑन, सिक्योरिटी के रिटर्न में बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, और वो वन फैक्टर कौन सा है, मार्केट। वो वन फैक्टर कौन सा है, आप देखो ना, मैंने जैसे कराया था बिल्कुल वही पढ़ना है आप। जैसे अल्फा मान लो आ रहा है 5%, बीटा आ रहा है 1.2। अब आरएम को हमने फीड करा था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था लेट आरएम 10, लेट आरएम 15, लेट आरएम। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे आरएम में वेरिएशन आएगा क्या रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी भी वेरिएशन में आएगी। तो मैं लैंग्वेज समझो मेरी क्या है, सिक्योरिटी का रिटर्न का कोवेरिएंस, कम ऑन, वेरिएशन जो भी आएगा क्या वो सिंगल फैक्टर बेस्ड है, और वो सिंगल फैक्टर कौन है, मार्केट। जैसे जैसे मार्केट का रिटर्न चेंज होता जाएगा क्या सिक्योरिटी रिटर्न भी चेंज होता जाएगा। आगे बढ़ो, द फैक्टर इज कॉल्ड एज इंडेक्स। कम ऑन, मार्केट को इंडेक्स बोलते थे, कम ऑन, पूरे पोर्टफोलियो में मैंने बताया वेयर एवर इंडेक्स का मतलब ही मार्केट होता है। द सिंग एंड दैट इज व्हाई इसका नाम क्या रखा गया, सिंगल इंडेक्स। क्या सबको क्लियर हो गया नहीं। आगे बढ़ो, according to Sharpe single index model the return of the security is equal to R of security is equal to alpha plus beta into I plus E। अल्फा तुम्हें समझ आ गया, बीटा तुम्हें मालूम है, आई कौन है जरा नीचे पढ़ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स। सर यहाँ पे इंडेक्स कौन है, तो क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया है नहीं, कम ऑन मेरे बच्चों। और साथ में मैंने लिया ई को क्या बोल रहा है, ये एरर टर्म, कम ऑन, क्या है ये इसको हम आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर बोलते हैं। हमेशा याद रखना ये नेग्लिजिबल होता है बहुत, ये फैक्टर क्या होता है, हमेशा नेग्लिजिबल होता है। इतना नेग्लिजिबल होता है कि ये नियरेस्ट टू जीरो होता है, नियरेस्ट टू क्या होता है, जीरो। तो ये हमेशा इसको रखते जरूर है, हालांकि इसकी वैल्यू एंड में क्या हो जाती है, जीरो। अगर देखा जाए तो इसका मतलब मेजर रोल क्या यही दोनों रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है, लेकिन इक्वेशन में हमें लिखनी होती है। क्या सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ना, क्या कहता है, अल्फा कहता है, हाँ जी, इसमें अल्फा कौन है वो बता रहा है। वो कहता है अल्फा कोफिशिएंट रेफर टू अ वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन दिस व्हेन एक्स इज जीरो। इधर देखना जरा क्या कह रहा है, दोबारा देखो, हाँ जी क्या कह रहा है वो, कहते हैं इस इक्वेशन के अंदर जैसी एक्स जीरो हो जाएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अरे हमने कैसे पढ़ा है वो बताओ। अल्फा क्या होता है, सिक्योरिटी का रिटर्न व्हेन मार्केट रिटर्न इज जीरो। कम ऑन, व्हेन मार्केट रिटर्न इज, और मार्केट रिटर्न कौन सी एक्स एक्सिस पे है, कौन सी एक्सिस पे मार्केट रिटर्न लिखी हुई है आपने, तो बेटा जिस समय मार्केट का रिटर्न जीरो होगा उस समय जो भी रिटर्न सिक्योरिटी का आ रहा होगा क्या वही अल्फा होता है। कम ऑन यार, तो इसको आप सिंप्लीफाइड भी लिख सकते हो। एक काम करो, मैं इसको ना इक्वेशन काट के ना मैं सिंप्लीफाइड वे में लिखवाया तो लिखो, अल्फा कोफिशिएंट रेफर्स टू, ये जो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस व्हेन x इज जीरो है ना, इसको काट दो, सिंप्लीफाइड वे में लिख लो, अल्फा वैल्यू रेफर्स टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी व्हेन मार्केट रिटर्न इज जीरो। जब जब मार्केट रिटर्न जीरो होगा उस समय जो भी सिक्योरिटी का रिटर्न आ रहा होगा वो उस सिक्योरिटी का अल्फा वैल्यू होता है। क्या सबको क्लियर है। आगे बढ़ो, एंड बीटा कोफिशिएंट स्लोप होता है रिग्रेशन लाइन का। इसको आप एक लाइन और लिख लो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा कोफिशिएंट स्लोप शो करता है। क्या शो करता है, स्लोप। अब इधर देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो ये लाइन है, हाँ जी बेटा, मैं आपको ना ऐसे समझाता हूं, बचपन में अगर कभी किसी ने पढ़ा हो तो, लाइन की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसी होती थी ना, ए एक्स प्लस बी, ऐसे हम लिखते थे। तो इसमें क्या होता था, ये जो a होता था ना, ये स्लोप होता था। ये क्या होता था,
जितना बड़ा ये वैल्यू होगा, कम ऑन, जितना ए की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, उतना ये लाइन जो है ना खड़ी होती जाएगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उतनी ये लाइन क्या होती जाएगी, खड़ी होती जाएगी। और जितना इसको आप डाउन करते जाओगे ना, उतनी लाइन जो है ये नीचे की ओर आती जाएगी, नीचे की ओर। और अगर मैं यहां से इसको हटा ही दूं, जीरो कर दूं, तो ये पैरेलल हो जाएगी ऐसे। समझ आ रही है? तो मुझे बताओ, जैसे सीढ़ी नहीं खड़ी हुई, ये स्लोप है सीढ़ी का, अभी ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है, ये स्लोप बढ़ रहा है, ऐसे 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 ये स्लोप डाउन हो रहा है। और अगर मैं यूं कर दूं तो स्लोप जीरो हो गया, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सीढ़ी का स्लोप, दिस इज स्लोप। कई बार आपने देखा होगा, आपने कई बार सीढ़ी ना ऐसे खड़ी होती है, और अगर तुम खड़े, अगर उस पर चढ़ जाओ तो वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो कई बार पापा बोलते हैं क्या कि थोड़ा सा सीढ़ी को बाहर निकाल, क्यों? उसका स्लोप बना दे, उसका क्या बना दे, स्लोप, ताकि वो गिरेगी नहीं। लेकिन अगर आपने ज्यादा ही खींच दी तो आपने स्लोप बना दिया, या स्लोप इतना बढ़ गया कि वो पैरेलल हो गया, तो धड़ाम नीचे। नहीं समझ आया? देखो, स्लोप कम होगा तो पीछे को गिरेगी, स्लोप ज्यादा होगा तो कैसे जाओगे? तो ठीक ठीक होना चाहिए। और ये स्लोप डिपेंड करता है बीटा फैक्टर पे। तो जितना बीटा हाई होता जाएगा, उतना हमारी जो लाइन है, हमारी जो, वो खड़ी होती जाएगी। क्लियर है या नहीं? तो आगे बढ़ेंगे जरा। अगर बीटा 1 हो जाए, कम ऑन, अगर बीटा क्या हो जाए, तो 10% चेंज इन इंडेक्स वैल्यू विल रिजल्ट 10% चेंज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू। ये तो तुम्हें आता ही है, जल्दी बोलो भाई। जितना बीटा की वैल्यू सेम होगी, तो क्या मार्केट का चेंज और सिक्योरिटी का चेंज क्या बराबर आ जाएगा? और बीटा अगर 1.2 हो जाए तो क्या चेंज इन सिक्योरिटी लेवल 20% हायर देन चेंज इन मार्केट लेवल आएगा? जल्दी बोलो। तो क्या कर रहा है वो समझ आ रही है? देखो, अब इसको समझना कैसे, सिंगल इंडेक्स मॉडल दोबारा देखते हैं। क्या पढ़ना है हमें? सिंगल इंडेक्स मॉडल शार्पे ने बनाया था। अकॉर्डिंग टू शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल, जो भी वेरिएशन इन द सिक्योरिटी रिटर्न आते हैं, दे आर बेस्ड ऑन वन सिंगल फैक्टर, दैट इज मार्केट फैक्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेक्स फैक्टर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंगल इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू सिंगल इंडेक्स मॉडल, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आई प्लस ई, वेयर अल्फा इज नथिंग बट return of security when market return is 0, beta represent slope of that line, also systematic risk, also, and E stands for idiosyncratic factor, या फिर एक error factor बोलते हैं, जो कि near to 0 होता है, जो कि near to क्या होता है? 0। फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि बीटा अगर 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी इन द सिक्योरिटी इज सेम, इक्विवेलेंट टू मार्केट के बराबर। और अगर 1.2 हो तो ज्यादा, 1.2 से कम हो तो, मतलब 1 से कम हो तो लेस। क्या समझ आ गया या नहीं? बट अगर आपने अगर पूरा समझ लिया हो तो एक ही क्रक्स निकल कर आया इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का। बताओ क्या क्या अगर मैं CAPM वर्सेस सिंगल इंडेक्स पे आ जाऊं, अब मुझे बताओ इन दोनों में फर्क क्या था? अब बताओ मुझे। पहली बात, ये बेस में किसको लेता है और ये RF को। इसका मतलब इसका ये मानना था रिटर्न मिनिमम वो होती है जो रिटर्न जनरेट करेगी इवन इफ मार्केट रिटर्न इज 0। ये कहता है मिनिमम रिटर्न हर आदमी की कितनी है? RF। बीटा फैक्टर इसने भी लिया, बीटा फैक्टर इसने भी लिया। कम ऑन यार, इसने आइडियोसिंक्रेटिक नहीं लिया, बट इसने आइडियोसिंक्रेटिक भी लिया। क्या सबको क्लियर हो गया? तो CAPM वर्सेस सिंगल इंडेक्स मॉडल में दो डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंसेस आइडियोसिंक्रेटिक ये लेता है, वो नहीं लेता। दूसरा, ये बेस किसको बनाता है? रिस्क फ्री को, CAPM, और वो बेस किसको बनाता है? रिस्क फ्री को या अल्फा वैल्यू को। और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के हिसाब से सेंसिटिविटी एक ही वजह से आती है, और वो क्या है? इंडेक्स। वो कौन है? तो इसीलिए दोनों ही बीटा फैक्टर को कंसिडरेशन में लेते हैं। नहीं बोलोगे ना तुम? क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ बच्चे APT थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 5 APT। मैं आपको फिर से एक मौका देता हूं पढ़ने के लिए, सुनो ध्यान से। APT पढ़ते समय दिमाग में क्या लेके आना है? सिंगल मॉडल या मल्टीपल मॉडल? मल्टीपल मॉडल। मल्टीपल मॉडल का मतलब इसके हिसाब से, हाँ जी, APT के हिसाब से एक ही फैक्टर है जो रिटर्न पे असर डाल रहा है, या बड़े सारे फैक्टर है? तो हमें फिर दो काम करने चाहिए। हर उस फैक्टर को भी पता लगाना चाहिए और उसकी सेंसिटिविटी भी। हर उस फैक्टर को भी पता लगाना चाहिए और उसकी, लेकिन रियल लाइफ क्या है?
हर उस फैक्टर को पता लगाना तो चलो हम फिर भी लगा लें, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी कितनी है शेयर पे, क्या वो पता लगाना डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन आसान है या मुश्किल था? एपीटी अपने आप पढ़ना, फटाफट से पढ़ो। देखो जब तक खुद नहीं पढ़ना सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है।
क्या बोल रहे हैं? बहुत कम समझ आया। किसको समझ आ गया? भाई को समझ आ गया। चलो ऊपर करो, जो देखो जरा फटाफट से क्या लिखा है। कहते हैं CAPM असर्ट करता है कि ओनली सिंगल नंबर यानी कि सिक्योरिटी बीटा अगेंस्ट द मार्केट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द रिस्क। एट द कोर ऑफ APT अगर हम जाएंगे तो उसका ये मानना था कि देयर आर रिकॉग्निशन दैट सेवरल सिस्टमैटिक फैक्टर विल अफेक्ट द सिक्योरिटी रिटर्न। तो क्या पहला पैराग्राफ समझ आ गया? बस एक एक करके समझ आएगा। 3 लाइनें आ गई? यस। बताओ ये क्या कह रहे हैं? CAPM इज ओनली फोकसिंग ऑन टू गिव द प्रीमियम एंड वेयरएज APT के बैक में क्या चल रहा है? देयर आर सेवरल फैक्टर बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से रिस्क आ रहा है, तो हर उस फैक्टर का क्या प्रीमियम मुझे मिलना चाहिए था। अगला पैराग्राफ, द रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक विल डिपेंड अपॉन अ वैरायटी ऑफ एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट। नाउ सी वो क्या कहता है? कहते हैं यार रिटर्न है क्या? पहले तो सवाल ये है रिटर्न क्यों मिल रही है? बोला यार देखो रिटर्न मिलने की कोई भी वजह हो सकती है। कुछ चीजें तुम एंटिसिपेट कर जाते हो और कुछ चीजें तुम एंटिसिपेट नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं आज क्या है। रिस्क वो नहीं है जो तुम एंटिसिपेट कर गए, रिस्क तो वो है जो तुम एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे। आप समझो, जो चीज एंटिसिपेटेड होती है क्या उसका इफेक्ट प्राइस पे अपने आप आ जाता है? उसके लिए प्रीमियम नहीं चाहिए होता। प्रीमियम तो हमें किसके लिए चाहिए होता है? जिन्हें आप एंटिसिपेट कर। अब प्लीज समझो मैं क्या कह रहा हूं। इधर देखो, 2 चीजें हैं बेटा लाइफ में। एक जो तुम्हें पहले से ही पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक जो तुम्हें पहले से ही पता है और एक जो तुम्हें नहीं मालूम। वो कहता है जो तुम्हें पहले से ही पता है क्या उसका इंपैक्ट प्राइस पे पहले ही आ गया है। दूसरी चीज जो तुम्हें नहीं मालूम, क्या वही तो वो चीज है जिसके लिए रिस्क आया? तो लाइफ में किस चीज का इंपैक्ट प्राइस पे ऑलरेडी डला होता है और किसका ऐसा इंपैक्ट है जो प्राइस पे डला ही नहीं है? तो मुझे प्रीमियम किसका चाहिए? हाँ, तो लैंग्वेज पढ़ो जरा उसकी। वो कहते हैं रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक, किसी भी स्टॉक का रिटर्न विल डिपेंड अपॉन वैरायटी ऑफ एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। जितने भी एंटिसिपेटेड इवेंट्स होती हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है by the investor in their expectation of return on the individual stock and thus will be incorporated in the market prices। क्या यहां तक समझ आया? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल थी, प्रेडिक्ट थी, तो उसने अपने रिटर्न में ले लिया होगा। जब उसने रिटर्न में ले लिया होगा तो क्या वो प्राइस में ऑलरेडी डल चुकी थी। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द रिटर्न अल्टीमेटली रियलाइज विल रिजल्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड इवेंट। तो वो कहता है फिर रिटर्न क्या होती है? बोला रिटर्न वो है जो उनकी वजह से ना आए जो एंटिसिपेटेड है, जो उनकी वजह से आए जो, क्योंकि एंटिसिपेटेड चीजें तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, वो रिटर्न कैसे दे देगी? तो रिटर्न कौन सी चीज देगी? अनएंटिसिपेटेड। तो इसलिए कहता है बट इवन दो वी रियलाइज सम अनफोर्सन इवेंट जो है दैट विल अकर, वी डू नॉट नो देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, व्हाट वी कैन से इज द सेंसिटिविटी। हम ये तो नहीं मालूम कि वो हमारे लिए सही होंगी या गलत, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो जो भी होंगी उसका असर मुझ पे जरूर होगा। आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो? देखो आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कल कितने बच्चे होंगे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ज्यादा होंगे कम होंगे, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि मार्केट में अगर बच्चा बदलेगा तो उसका इंपैक्ट मुझ पर पड़ेगा। बोलो, अब मार्केट अगर पॉजिटिव जाएगी तो मेरा पॉजिटिव होगा, मार्केट नेगेटिव जाएगी तो नेगेटिव। सो आई डू नॉट नो वेयर डज मार्केट विल मूव, बट आई वन थिंग आई वेरी श्योर नो, वट एवर विल बी द मूवमेंट इन द मार्केट I will be affected with that movement। क्या ये बात समझ आती है? वही वो ये कहना चाह रहा है। तो कहता है इसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो मेरा क्वेश्चन, हमारे को ये नहीं मालूम होता कि अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स की डायरेक्शन क्या होगी, बट हमें ये मालूम होता है कि अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का मैग्नीट्यूड ऑफ जो सेंसिटिविटी होगा वो हमारे साथ क्या होगा। तो इसका मतलब अब ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। वो क्या कहना चाह रहा है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वो कहता है एंटिसिपेटेड इवेंट का जो हमें रिटर्न चाहिए था क्या वो प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड था? तो फिर रिटर्न है ही क्या? वो कहता है रिटर्न का मतलब एंटिसिपेटेड नहीं होता, रिटर्न का मतलब अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स की वजह से जो फ्लक्चुएशन आई वही रिटर्न होता है। लेकिन अनएंटिसिपेटेड इवेंट
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो डेफिनेटली हम बता तो नहीं सकते, बट हम क्या बता सकते हैं कि उसका हमारे साथ सेंसिटिविटी क्या होगा, उसका हमारे साथ, बस हम ये बता सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहा, मार्केट का सेंसिटिविटी ऑफ रिलायंस 1.2 है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगी तो 20% अप, मार्केट नीचे जाएगी तो 20% डाउन। इसका मतलब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी नोबडी नोज, बट ये मालूम है जो भी उसमें चेंज आएगा क्या उसका 20% एक्स्ट्रा चेंज मेरे में आएगा। बोलो, तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा इसने आपको इस बात के लिए कन्विंस किया क्या कि रिटर्न इज बेस्ड ऑन अनएंटिसिपेटेड, अनएंटिसिपेटेड का मूवमेंट नोबडी नोज, बट यस उसकी सेंसिटिविटी हमें पता होती है, उसकी हमें क्या पता होती है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आगे पढ़ने से पहले, क्या मैं ये मान लूं अनएंटिसिपेटेड जिसकी ये बातें कर रहा है, क्या इट मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ, तो क्या हर उस फैक्टर की अगर हमें क्या पता चल जाए तो क्या उसका इंपैक्ट हमारी रिटर्न पे आना चाहिए था। आप समझ आ रही है, इसका मतलब इसकी लड़ाई किस बात पे है, वो कहता है मैं भी मानता हूं, सीएपीएम भी मानता है और सिंगल इंडेक्स भी मानता है, वो क्या, हम सब एक चीज तो मानते ही हैं, वो क्या कि हमें अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए रिटर्न्स मिलती हैं, और वो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स की डायरेक्शन नोबडी नोज, बट हम सब उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, सेंसिटिविटी क्या फाइंड आउट करते हैं, यानी कि बीटा फैक्टर क्या फाइंड आउट करते हैं। वो कहता है मेरी नाराजगी ये है कि सीएपीएम ने अनएंटिसिपेटेड फैक्टर सिर्फ एक ही लिया था और वो था मार्केट, वो कौन सा था, और इसीलिए उसने सेंसिटिविटी भी एक ही निकाली, दैट इज मार्केट बीटा। कम ऑन, लेकिन उसका ये मानना था कि अनएंटिसिपेटेड जो रिटर्न्स आएंगी क्या उसकी वजह सिर्फ मार्केट होगा या और भी फैक्टर हो सकते थे। वो कहता कौन मुझे बताएगा क्या आज मार्केट को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, क्या अगर मेरी लेबर अनप्रोडक्टिव हो जाए, मेरी लेबर क्या हो जाए, तो क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं रिटर्न्स पे आएगा, तो वो भी तो एक अनएंटिसिपेटेड फैक्टर है। वो कहता उसका सेंसिटिविटी निकाल कर आप इस फॉर्मूले में क्यों नहीं डाला आपने, समझ आया। तो पढ़ो जरा आगे क्या कहता है, कहते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर आर द मेजर सोर्स ऑफ रिस्क इन द पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न डिपेंड्स अपॉन द सेम सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल पोर्टफोलियो परफॉर्म आइडेंटिकली। कहता है डिफरेंट पोर्टफोलियो हैव डिफरेंट सेंसिटिविटीज टू दीज फैक्टर। क्या मतलब है, इधर देखो रिलायंस का पोर्टफोलियो बनाते समय क्या उसकी मार्केट के साथ सेंसिटिविटी और टीसीएस की सेंसिटिविटी, क्रक्स बीटा फैक्टर, सेंसिटिविटी मतलब सारी सिक्योरिटीज सेंसिटिव फैक्टर पे बेस्ड है, बट सबकी सेंसिटिविटीज तो अलग ही है ना, इसीलिए सबके रिटर्न्स भी अलग है। कम ऑन, तो वो क्या कह रहा है, हम सब जानते हैं कि सारी सिक्योरिटीज बेस्ड होती हैं किस पर, सेंसिटिविटीज पे, बट सेंसिटिविटी सेम होती है या अलग अलग। तो जब सेंसिटिविटी अलग अलग होती है तो इसीलिए उनका रिटर्न भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट, बिकॉज सिस्टमैटिक फैक्टर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिस्क, it follows that they are the principal determinants of the expected as well as actual return of the portfolio. It is possible to see that the actual return R of the security is broken into 3 constituent parts, E plus BF plus this. E का मतलब expected return of security, B का मतलब securities sensitivity to change in the systematic factors, F का मतलब return of systematic factors, and E is idiosyncratic factor. वो कहता है Z जो है ना वो एक एक्चुअल रिटर्न है इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस फैक्टर सेंसिटिविटी टाइम्स फैक्टर मूवमेंट प्लस रेसिडुअल रिस्क। empirical work suggests that 3 or 4 factor model adequately capture the influence। तो अब ध्यान से देखो उसने क्या करा, ये जो BF था ना, BF, हाँ जी, जो BF था उसने BF को तोड़ दिया नीचे, देखो कैसे, B1 F1 B2 F2 B3 FB B4 F4। अब बताओ ये B1 F1 B2 F ये सब कौन है, देखो B1 F1 फैक्टर 1 उसकी सेंसिटिविटी बीटा 1, B2 F2 फैक्टर 2। अब मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं, B1 F1 B2 F2 B3 F3 B4 F4 ये कौन है, वेरियस फैक्टर्स जिसका इंप्लीकेशन मुझ पर पड़ेगा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसिटिविटीज, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कौन मुझे बताएगा, इसने F1 F2 F3 F4 क्या मार्केट फैक्टर लिया है या बड़े सारे फैक्टर, और हर फैक्टर की सेंसिटिविटी B1 B2 B3 B4। क्या समझ आया या नहीं। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, हम जैसे पढ़ रहे थे बीटा मार्केट, मैं फैक्टर का नाम भी लिखता था मार्केट, क्या इसने मार्केट लिखा या इसने कहा कोई भी हो सकता है। इसका मतलब इसका झगड़ा किस बात पे था, इसका झगड़ा ये था कि देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर इज नॉट ओनली, there are multiple factors, so you cannot write market, there are F1 F2 F3 and F4।
एंड हर चीज का मेरे पे क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव होगा तो उन सब की सेंसिटिविटी भी होगी, जिसको हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बोलेंगे। क्या समझ आ गया? नहीं तो क्या एपीटी अब समझ आया क्या कह रहा है वो? कम ऑन यार, मैंने कहा आई कैन ट्राई, लर्न आप नहीं करना है। समझ आ रही है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे जरा। Each of the four middle term in the equation is the product of the return of particular economic factor with given stock sensitivity to that factor. Suppose example दे रहा है वो, कहता है F3 मान लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, कम ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली अगर बढ़ जाती है मान लो तो F3 पॉजिटिव हो जाएगा। कम ऑन यार। और अगर बीटा 3 भी पॉजिटिव है तो क्या रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ आ गया। क्या उसने कोई एक फैक्टर लेट कर लिया तो एपीटी का झगड़ा समझ आया क्या? वो कहता है आई एम नॉट कन्विंस्ड विद सीएपीएम बिकॉज वो सिर्फ कितने फैक्टर लेता है? एक, बट मैं मानता हूं देयर कुड बी सेवरल फैक्टर्स और उनकी सबकी सेंसिटिविटी मेरी रिटर्न पे प्रभाव डालेगी। क्या यहां तक क्लियर है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे तो यहां तक समझ आ गया था। अब इसके बाद जो है ना हमने इसके बारे में ना नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव कैसे लिखा देखना जरा। हमने लिखा भी व्हाट आर दीज फैक्टर, तू बता ये जो तू चिल्ला रहा है फैक्टर 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 ये है कौन? तो देखो वो क्या कहता है, दे आर अंडरलाइंग इकोनॉमिक फोर्सेस दैट आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक मार्केट। यानी कि वो कहता है भाई हमने उसे पूछा ये तू F1 F2 F3 F4 चिल्लाए जा रहा है ये कौन से फैक्टर है? कहता है भैया ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये कौन है? जिनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? स्टॉक मार्केट पे। जिनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आगे रिसर्च सजेस्ट करती है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, चेंजेस इन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएंटिसिपेटेड शिफ्ट इन द रिस्क प्रीमियम, अनएंटिसिपेटेड मूवमेंट इन द शेप ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। नाउ क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या इसने बड़े सारे फैक्टरों के नाम बता दिए? कहता है भैया देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया का इन्फ्लेशन क्या स्टॉक मार्केट में असर डालेगा? वन फैक्टर। इंटरेस्ट रेट क्या स्टॉक मार्केट पे असर डालेगा? सेकंड फैक्टर। क्या ये भी तो फैक्टर थे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट अफेक्टेड थी? तो कहता जब ये भी फैक्टर की वजह से स्टॉक मार्केट अफेक्टेड थी तो क्या इनकी वजहों से भी क्या मेरी रिटर्न में चेंज आ रहा था? तो वो कहता है इनको क्यों नहीं लिया गया। क्या सबको समझ आ गया? अब लास्ट में देखो क्या लिखा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एपीटी क्या है? आर फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। भाई पहले तो इसका मतलब हमारा झगड़ा ही कहां रहेगा? फैक्टर पता लगाओ। और उससे बड़ी चीज क्या है? Separating unanticipated from anticipated factor movement in the measure of sensitivities. Any one stock is so influenced by idiosyncratic forces that it is difficult to determine the precise relationship between the return and the given factor. I hope so you can understand. पता कैसे चलेगा कि इसकी सेंसिटिविटी मेरे पे कितना असर डाल रही है? तो इसका मतलब एक तो हमारे लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है फैक्टर पता लगाना, दूसरा उनकी सेंसिटिविटी पता लगाना। क्या ये दो बड़े चैलेंज थे? जब तक ये नहीं पता चल सकते क्या प्रैक्टिकली स्पीकिंग एपीटी सिर्फ एक बुकिश मॉडल है। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? बट हाँ पेपर में आता है तो 5 नंबर देके जाता है ये। बोलो लॉक कर दूं? भैया देखो पढ़ाना पूरा होता है ना तो याद तो वही रहता है जो लिखना होता है। सुनो जब हम पेज पूरा पढ़ के जाते हैं तो देखो जितनी लाइनें पढ़ के जाओगे आधी याद आती है ना? तो पूरा पढ़ने से क्या फायदा होगा? उतना तुम लिखाओगे जितना एक्चुअल आंसर है इसका। देखो मैं तो ये मानता हूं एफएम की थ्योरी में कि एफएम की थ्योरी ट्रिकी होती है बहुत ज्यादा। ये कोई वैसी वाली थ्योरी नहीं है कि जो तुम लॉ नहीं पढ़ रहे, आप ये चीजें समझा रहे हैं हमारे को। तो जब वो चीजें समझाता है तो वो ऐसे ही समझाता है। समझ आ रही है ना? और एक चीज मैं आपको और बताऊं, खासकर फॉरेक्स पोर्टफोलियो डेरिवेटिव, इसकी सारी थ्योरी तुम्हारे स्टडी मैट से ली हुई है मैंने। तो मेरे को मालूम था कि अगर तुम स्टडी मैट का जरा सा भी लिख के आओगे तो तुम्हें पूरे ही नंबर देगा वो। समझ आ रही है? तो ये स्टडी मैट की थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट अगर आपने एक बार ही समझ ली, मुझे समझाने में भी तकलीफ होती है इसको, मैं अंदर की बात बताऊँ आपको, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मुझे पहले उस लेवल तक तुम्हें लेके जाना पड़ता है, तब से आगे समझ आता है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। समझ आ रही है? लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये डिफिकल्ट लैंग्वेज एक बार अगर हमने समझ ली तो हमें इसके अंदर जो मार्क्स मिलेंगे वो डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे एज कंपैरेटिवली जब हम अपना लिख के आते हैं। बट ये भी एक सच है कि जब नहीं हो रही तो समझाने का तात्पर्य यही होता है कि कुछ ना करने से अच्छा अपना तो लिख ही आना। समझ आ रही है भाई? अगर मान लो पूरी तरह से लर्न नहीं हो रही कोई बात नहीं, बट अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यू कैन राइट। बोलो बेटा। चलो तो हमारा एपीटी हो गया, सिंगल इंडेक्स हो गया, शार्पे हो गया। पेज नंबर 98 पे आएंगे, मल्टी इंडेक्स निकालेंगे।
बेटा मल्टी इंडेक्स ना बिल्कुल कॉपी है, पढ़ के देखो, एपीटी का ही कॉपी है, बल्कि लास्ट लाइन पढ़ लो जरा मल्टी इंडेक्स की। क्या कह रहा है वो? द ब्रॉड जनरलाइजेशन ऑफ दिस मॉडल इज एपीटी। समझ आ रही? अब आप रीड करके देखो, सेम ही है पूरा। देखो इसने भी BF1 BF2 BF3 ले लिया या नहीं? रीड कर लो, कुछ भी नहीं, सबसे आसान मॉडल यही है। चले आगे, चले सर। क्वेश्चन नंबर 13 निकालो जरा, मार्कोविट्स। इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी सी है। मार्कोविट्स मॉडल, मार्कोविट्स मॉडल। डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स। पहले इसको बिना पढ़े आपको समझाता हूं क्या था ये। आपको याद है मार्कोविट्स मॉडल में हमने बड़ी सारी सिक्योरिटीज में से एफिशिएंट निकाली थी। आपको याद है मार्कोविट्स मॉडल जब हम बना रहे थे तो हमने क्या करा था, एक ऐसे कर्व बनाया था और मैंने आपको कहा था कि कर्व के ऊपर जितनी भी होंगी वो सारी एफिशिएंट होंगी और जो नीचे होंगी वो सारी इनएफिशिएंट होंगी। कहते हैं एक बारी जब हमें सिक्योरिटीज मिल जाती हैं, इन सिक्योरिटीज में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर इनमें कैरेक्टर देखोगे ना सिक्योरिटीज में, तो ये एक थ्योरम बेस्ड है। ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो। कहते हैं कोई भी सिक्योरिटी ऑप्टिमम कब होती है, ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को। जो सिक्योरिटी लीस्ट रिस्क पे, मुंह खोलो, मैक्सिमम रिटर्न देते, बोलो भाई, रिस्क सबसे कम हो और रिटर्न सबसे, या फिर, हाँ जी, या फिर और कोई। देखो मैं यहां पे ना आपके सामने एक कर्व बना रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना क्या होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये रिटर्न है, ठीक है। और मान लो इसके ऊपर ये 4 सिक्योरिटी आ रही है और ये कर्व ऐसे बना, 3 नीचे रह गई। भाई हमने 7 सिक्योरिटीज को प्लॉट करा था, 4 ऊपर चली गई, 3 नीचे आ गई। तो मार्कोविट्स कहता है जो ऊपर आई है सारी एफिशिएंट है। सारी कौन है? एफिशिएंट। एक बच्चा कहता है जब ये भी एफिशिएंट, ये भी एफिशिएंट, ये भी एफिशिएंट, ये भी एफिशिएंट, तो मैं कौन सी लूं? बोला भाई देख, सिलेक्ट तुझे ही करना है। मैंने कहा कैसे करूंगा? कहता देखो एक ही खास बात ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट सिक्योरिटी ये है।
और ये उन लोगों के लिए है जो मैक्सिमम रिस्क लेने को तैयार है। तो मेरा क्वेश्चन समझो ध्यान से, इसका मतलब ABCD में से कौन सी सिक्योरिटी लेनी है, क्या ये तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है? आपको याद है बचपन में एक हमने IC कर्व पढ़ा था, पता है आपको ऐसा कुछ? इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बेटे? इकोनॉमिक में कभी आपने IC कर्व नहीं पढ़ा? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता था, किसी को याद है? ऑल पॉइंट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन आपको याद है उसमें ऑप्टिमम कौन होता था? जो हमारी बजट लाइट के साथ टेंजेंसी भी होता था, उसको हम बोलते थे ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको ना आज थोड़ा सा मॉडल पूरा समझाया तो क्या होता है। इधर देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले ना ये मॉडल से मार्कोविट्स बना लेते हैं, ठीक है ना? मार्कोविट्स कहता है ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ये भी बेटर है। फिर हम कहते थे बेटर कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा? बेस्ट कौन होगा? बेटर तो सारे हैं, बेस्ट कौन होगा? तो वो बोलता था एक काम करो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ कर दो। वहां पे हम बजट लाइन बोलते थे, यहां पे हम क्या बोलते थे? SML। तो वो कहता है इस SML के अंदर जो सिक्योरिटी SML के साथ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में आ जाएगी, जो सिक्योरिटी SML के साथ पॉइंट ऑफ, वो सिक्योरिटी सबसे ऑप्टिमम मानी जाती है। समझ आ रही है? तो हमने ना ये दो मॉडल को ना मिक्स कर दिया। कौन कौन से दो मॉडल को? मार्कोविट्स विद SML या फिर CML, कुछ भी बना लेना। सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ कर लो या कैपिटल मार्केट लाइन, जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा वो ऑप्टिमाइज बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? अब ये मैंने समझा दिया, अब इसको नीचे से जब मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ आएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में ना दो तरह के लोग हैं। एक आदमी वो है जो अपनी रिस्क को फिक्स करता है, और एक आदमी वो है जो अपनी रिटर्न को फिक्स करता है। दो तरह के लोग हैं। मैं समझाता हूं कैसे। एक आदमी कहता है जी मैं ना इतनी रिस्क ले सकता हूं, बताओ सिक्योरिटी बेस्ट कौन सी होगी? तो आप क्या बोलोगे? गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे जो सिक्योरिटी मुझे सबसे ज्यादा, क्या वो बेटर है मेरे लिए? कुछ लोग उल्टे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा है, रिटर्न वाइज चाहिए, बात खत्म। बताओ इसके लिए बेटर कौन होगा? वो सिक्योरिटी सबसे बेटर होगी जिसकी रिस्क सबसे कम हो। गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे रिटर्न शुड बी मैक्सिमम, गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे रिस्क शुड बी मिनिमम। ये क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। इसका मतलब आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, बताओ क्या? या तो अपने लिए रिटर्न फ्रीज करो, या अब आप मुझे बोलोगे सर मुझे तो ना मेरी रिटर्न पता है ना रिस्क, तो आप ऑप्टिमाइज पे नहीं पहुंच सकते। आपको इसका मतलब पहले क्या फ्रीज करके चलना है? दोनों में से कोई एक फैक्टर। फर्स्ट से सुनो, जिसने रिस्क फ्रीज कर ली उसके लिए ऑप्टिमम सिक्योरिटी कौन सी? जो मैक्सिमम रिटर्न देगी एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क। और जिसने रिटर्न फ्रीज कर ली उसके लिए जो उस रिटर्न पे सबसे लीस्ट रिस्क देगी, क्या वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी? समझ नहीं आई ना? चलो एक बार पढ़ के देते हैं, अब इसकी लैंग्वेज को आप समझेंगे जरा। आई एम वेरी श्योर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको इसकी लैंग्वेज समझ आ जाए। पढ़ना जरा सारे। डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग अ फर्स्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो एनालिसिस थ्योरी। लिख लो इसको, MPT बोलते हैं इसको, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MPT, कम ऑन, किसकी? तो MPT का मतलब मार्कोविट्स। MPT का मतलब होता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। हाँ जी, मार्कोविट्स का दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यानी कि MPT। कहता है इट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ रिस्क रिटर्न चॉइसेस। The concept of efficient portfolios has been enunciated in this model. A portfolio will be efficient कब? When it yield highest return for a particular level of risk, या minimize risk at a particular level of return। क्या समझ आया? वो कहता है भाई ऑप्टिमम कौन होता है? जो गिवन रिस्क पे सबसे हाई रिटर्न दे दे, या जो गिवन रिटर्न पे सबसे लोएस्ट रिस्क दे दे। आगे, Markowitz model make the following assumption regarding the investor's behavior। पहला कहता है इन्वेस्टर कंसीडर करता है हर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर सम होल्डिंग पीरियड। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका।
इन्वेस्टर मैक्सिमाइज करता है वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड पोसेस यूटिलिटी कर्व विच डिमॉन्स्ट्रेट डिमिनिशिंग मार्जिनल ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। सुनो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ना। इन्वेस्टर मैक्सिमाइज करता है वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को एंड पोसेस यूटिलिटी कर्व जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। ना सी क्या मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं हम लोगों को ना अपनी रिटर्न मैक्सिमाइज करनी है। कौन अपनी रिटर्न को क्या करना है? तो हम लोग क्या करते हैं दो सिक्योरिटीज के बीच में ना बड़े सारे परमुटेशंस बनाते हैं। 80 इसमें, 20 इसमें, 70 इसमें, 30 इसमें, 40 इसमें, 60 इसमें। क्या मैंने 8-10 पोर्टफोलियो बना लिए? कौन 8-10 पोर्टफोलियो बना लिए? इन 8-10 पोर्टफोलियो में हमने क्या देखा कि हम अलग अलग वेट्स अलग अलग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सारे पोर्टफोलियो जो बनकर आए, क्या इसमें अलग अलग रिस्क और अलग अलग रिटर्न आ गई? नहीं समझ। देखो एक बात याद रखना, आदमी आंख बंद करके कभी भी सिंगल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो 2 सिक्योरिटीज हैं एक्स और वाई, मुझे इन दोनों में पैसा लगाना है, दोनों की रिटर्न भी गिवन है, दोनों की रिस्क भी गिवन है। मैं क्या करूंगा, आई विल मेक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कैसे? 100% इसमें 0%, पहला कॉम्बिनेशन। 90 इसमें, 10 इसमें, 80 इसमें, 20 इसमें, 70 इसमें, 30 इसमें, 60 इसमें, 40 इसमें। तो क्या मेरे पास बड़े सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे? तो एक तरह से मेरे पास एक यूटिलिटी कर्व तैयार हो जाएगा। कम क्या तैयार हो जाएगा? ये यूटिलिटी कर्व का मतलब क्या हो गया कि दीज आर द पोर्टफोलियोज जो मैं बना सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ क्या सारे पोर्टफोलियो अच्छे हैं या सिलेक्शन करनी है? आगे बढ़ो। इंडिविजुअल एस्टिमेट करेगा रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हम क्या करेंगे, हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जितने भी पोर्टफोलियोज आएंगे, क्या अलग अलग रिटर्न्स पे क्या अलग अलग रिस्क मेजर करेंगे हम। फिर वो कहता है इन्वेस्टर का जो डिसीजन होगा वो सोलली बेस्ड होगा किस पर? एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब हमारा जो भी डिसीजन होता है क्या वो 2 ही फैक्टर बेस्ड होता है, रिस्क और रिटर्न। आखिरी पढ़ेंगे, a given level of risk, high return is preferred to the lower return. Similarly, for a given level of expected return, investor will always prefer less risk. Now see, इसको लिखना कैसे, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मार्कोविट्स कहता है इन्वेस्टर हमेशा रैशनल बिहेव करता है। जब भी उसने डिसीजन लेना होगा उसके दिमाग में 2 ही फैक्टर होते हैं, रिस्क और रिटर्न। रिस्क और रिटर्न 2 फैक्टर दिमाग में रखते हुए वो किसी एक फैक्टर को फ्रीज करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो अपना ऑप्टिमाइजेशन ढूंढेगा। क्लियर है? बट इन सब काम को करने से पहले वो क्या करेगा, एक यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? और वो यूटिलिटी कर्व कैसे बनेगा? सर जितने भी एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास कि ये पोर्टफोलियोज हम बना सकते हैं, क्या वो सारे पोर्टफोलियोज बनाकर क्या एक्सपेक्टेड आउटकम निकालकर क्या हम एक यूटिलिटी कर्व तैयार करेंगे। और जब एक बार यूटिलिटी कर्व आ जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेरी डिजायर्स को कौन पूरा कर पा रहा है। और यहाँ पे डिजायर्स का मतलब क्या है, गिवन रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न कौन दे रहा है और गिवन रिटर्न पे लीस्ट रिस्क कौन दे रहा है। क्या समझ आ रही है? इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप इसको नहीं भी पढ़ो तो आप मुझे बताओ जो आप करते हो वही मार्कोविट्स बोल रहा है। बताओ एक इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है, जल्दी बताओ। क्या वो सीधा कोई भी सिक्योरिटीज खरीदेगा, पैसा लगा देगा, या पहले वो सारे कॉम्बिनेशन लेगा? तो इसलिए पहला पॉइंट यही कह रहा है। पढ़ो क्या लिखा है पहला पॉइंट, इन्वेस्टर कंसीडर ईच इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। सारे ऑल्टरनेटिव वो देखेगा पहले तो, एज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर सम होल्डिंग पीरियड। मतलब क्या है, वो देखेगा ऐसे ही था, देखो वो कहेगा भैया ऐसा है, पहले मैं चेक करूंगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं क्या, सिक्योरिटी ए बी सी डी सारे, और इन सभी की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मैं इनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा। इनकी क्या निकाल लूंगा मैं? निकाल लिया हमने। फिर वो कहता है इन्वेस्टर मैक्सिमाइज करना चाहता है वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को। भाई वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरी यूटिलिटी सबसे ज्यादा क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए। इसके लिए प्रोसेस करेगा वो यूटिलिटी कर्व। वो क्या बनाएगा एक, अब ये यूटिलिटी कर्व क्या है, यही है जो तुमने बनाया है। ये देखो मार्कोविट्स ने ये जो कर्व बना के दिया था ना हमारे को, इसी को हम यूटिलिटी कर्व बोल रहे हैं। ये हमारा यूटिलिटी कर्व है। ये यूटिलिटी कर्व ही हमारा बनाने के बाद हम इस बात पर पहुंच पाते हैं क्या, कि गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे रिटर्न कितना आएगा और गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे हमारा रिस्क कितना आएगा।
ये बन नहीं सकता जब तक आपने क्या नहीं बनाया, यूटिलिटी का। और यूटिलिटी कर्व बनाने के लिए क्या पहले आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव लेने पड़ेंगे। सर अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ पैसा रिलायंस में डालूंगा तो आप मुझे तो मार्कोविट्स लगा या फ्लॉप हो गया, बताओ क्यों फ्लॉप हो गया? वो कह रहा है यार तुम तो रैशनल हो ही नहीं। रैशनल आदमी तो ये है कि पहले वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव चेक करे, अपने यूटिलिटीज फंक्शंस बनाए, उसके बाद कर्व ड्रॉ करे, फिर वो चेक करे कि इनमें से कौन सा मेरी डिजायर को कंप्लीट कर पा रहा है। क्या सबको क्लियर है नहीं? तो ये मार्कोविट्स इस तरह से चलेगा, ठीक है। एक ना एफिशिएंट फ्रंटियर, सर ये जो मैंने बनाया ना यही एफिशिएंट फ्रंटियर है, पढ़ के देखना जरा क्या लिखा हुआ। एफिशिएंट फ्रंटियर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो दैट ऑफर्स हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न एट डिफाइंड लेवल ऑफ रिस्क या लोएस्ट रिस्क एट अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोर्टफोलियो जो लाए करेंगे बिलो एफिशिएंट फ्रंटियर आर सब ऑप्टिमल। देखो फ्रंटियर के जो नीचे रह गए, कमॉन, जो फ्रंटियर के, क्या वो सब ऑप्टिमल हो गए? जल्दी बोलो, आगे बढ़ो। बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड इनफ रिटर्न एट दैट लेवल ऑफ रिस्क, portfolio that cluster to the right of efficient frontier are also suboptimal because they have higher level of risk। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इधर देखो, ये हमने फ्रंटियर तैयार कर दिया है ना, ये हमने फ्रंटियर तैयार कर दिया, फ्रंटियर तैयार हो गया ना। हम ये कह रहे हैं भैया ये फ्रंटियर है और हमारी तरफ से यही ऑप्टिमल है, ठीक है ना। आप इसके लेफ्ट या राइट में अगर जा रहे हो, अगर आप इसके किस में जा रहे हो तो वो सब ऑप्टिमल होगा। वो क्या होगा? सब ऑप्टिमल कहलाएगा। अगर आप नीचे रह जाते हो तो उसमें रिटर्न, और ऊपर चले जाते हो तो रिस्क। तो इसका मतलब एफिशिएंट फ्रंटियर क्या कहता है? अगर तुम मेरे ऊपर रहोगे तभी ये ऑप्टिमल है, लेफ्ट या राइट जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? सब ऑप्टिमल। आगे बढ़ो। हाँ जी, सिंस द एफिशिएंट फ्रंटियर इज अ कर्व्ड रादर देन लीनियर, A key finding of the concept is benefit of diversification। benefit of, मैं तो पहले ही बोला, इधर देखो, हम लोग तो जब ये हम लोगों ने एक्चुअली में वेरी अनफॉर्चुनेटली हम जब क्वेश्चन करते हैं और जो एक्चुअल में एमपीटी सिखाता था उसमें थोड़ा सा गैप है, इसलिए शायद हम इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते। हम कैसे पढ़ते थे मैं आपको याद कराता हूँ। मैंने ना यहाँ पे लिख दिए थे पोर्टफोलियो ABCDEF, उनकी मैंने आपको रिटर्न दे दी थी और फिर मैंने उनका रिस्क दे दिया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इनमें 5 सिलेक्ट करो, इनमें 5 को, फिर आपने क्या किया था, इन 5 को सिलेक्ट करने के लिए फ्रंटियर तैयार कर दिया था, नीचे वाले छोड़ दिए थे, ऊपर वाले ले लिए थे, यही करा था आपने। लेकिन आपने उसके बैकग्राउंड में नहीं गए। आप बैकग्राउंड क्या था कि सर ये 8 कैसे बनाए थे, ये हमने नहीं पढ़ा। ये 8 पोर्टफोलियो कैसे बने हुए थे, ये तो दिए हुए थे, आपने आगे शुरू कर दिया, लेकिन ये 8 कैसे बने थे ये किसी को नहीं पता। सर ये 8 ऐसे ही बनाए थे हमने, देखो कैसे। हमने ना 2 सिक्योरिटी सिलेक्ट करी थी, एक्स और वाई, ठीक है ना। हमने क्या करा, इसमें 100 लगाओ, इसमें 10, 0, इसमें 90 लगाओ, इसमें 10, इसमें 80 लगाओ, और इसमें अलग अलग वेट्स ले लो। तो मेरा क्वेश्चन, क्या अलग अलग वेट्स लूंगा तो क्या एक तरह से क्या इंपैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है? बोलो, तो क्या इंपैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन से जितनी बार मैं इसको अलग अलग वेट्स लेता जाऊंगा क्या उतने पोर्टफोलियो बन जाएंगे, क्या उतनी रिटर्न बन जाएंगी और उतनी रिस्क बन जाएंगी? तो मेरा क्वेश्चन, हमने कहां से शुरू किया? पोर्टफोलियो बनाकर या बने हुए थे? लेकिन रियलिटी ऑफ एमपीटी क्या है? पहले हमें दी क्या होती है? सिक्योरिटीज क्या दी होती है, और हर सिक्योरिटी में अलग अलग वेट्स डाल डाल के तुम्हें क्या बनाने हैं? पोर्टफोलियोज। तो अगर मान लो मेरे पास 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन? तो क्या 10 पोर्टफोलियो तैयार हो जाएंगे। फिर उन 10 पोर्टफोलियो के आगे मार्कोविट शुरू हो जाता है। आपने कहां से शुरू करा है? पोर्टफोलियो गिवन थे, तुमने डायरेक्ट सिलेक्शन से शुरू करा, जबकि रियल लेवल ऑफ एमपीटी क्या है कि वो आपको पोर्टफोलियो देगा या वो आपको सिक्योरिटी देता है। फिर आप सिलेक्शन कैसे करते हो? पहले पोर्टफोलियोज बनाते हो, कैसे? 100 0, 90 10, 80 20, 70 30, 60 40, इस तरह से बड़े सारे वेट्स ले लो आप। क्या हर वेट पे एक रिटर्न और एक रिस्क आ जाएगी? तो अगर मैं कहूं मैंने ऐसे 10 कॉम्बिनेशन लिए तो 10 रिटर्न 10 रिस्क, क्या करोगे बताओ? क्या उन सबको प्लॉटिंग मार दोगे? सारे प्लॉट हो गए, जो नीचे रह जाएंगे और जो लाइन पर आ रहे होंगे वो सारे ऑप्टिमल हो गए। फिर उनमें से अपना बेस्ट सिलेक्ट करने के लिए CML ड्रॉ हो जाएगी। क्या CML ड्रॉ होते ही जहां पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा
क्या वो ऑप्टिमम हो जाएगा? समझ आ रही है कि नहीं? एक्चुअली में ये इस तरह से चलता है, हम लोगों को इसलिए थोड़ी इसकी इंग्लिश समझ नहीं आती है। जरा देखना क्या लिखा, दोबारा पढ़ना। द फाइंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। ये हमें क्या बताना चाह रहा था? बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो कंप्राइज करेगा एफिशिएंट फ्रंटियर टेंड्स टू हैव हायर डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देन द सब ऑप्टिमल वन व्हिच इज लेस टिपिकली लेस डाइवर्सिफाइड। क्या समझ आ गया? ऑप्टिमल वाले में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होती है और सब ऑप्टिमल में डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी कम होती है। बोलो मेरे बच्चों। देखो अब इसको आप एक बार ना रीड करना चैप्टर को, ठीक है कि नहीं? एक बार ही पढ़ना। देखो ये और एक डेरिवेटिव्स, ये दोनों की थ्योरी थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी इतना भी नहीं है कि समझ नहीं आएगी, एक दो बार पढ़ोगे तो रिटेन होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं एक ही बार पढ़ने में दिमाग में छप जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो है इसको आपको एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? चलो अब एक काम करो, जरा चैप्टर निकालो SCBA। चलिए इधर देखिए जरा, SCBA क्या है? हाँ जी, सामने देखे जरा। देखो ये चैप्टर ना आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ, पढ़ लेना अपने आप, ठीक है कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा है। एक्चुअली में ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो आप। कब पढ़ा था आपने वो मैं आपको याद करा देता हूँ। SCBA होता क्या है? सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सिर्फ सुनना है आपने, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट प्रमोटर्स। हाँ जी, कौन होते हैं? प्राइवेट प्रमोटर्स। और एक होती है दूसरी तरफ सरकार, गवर्नमेंट। कहते हैं प्राइवेट प्रमोटर के लिए प्रोजेक्ट का मतलब वो प्रोजेक्ट अच्छा है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। कॉमन, जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न सबसे, तो अगर मेरा रिटर्न सबसे ज्यादा होगा तो मैं ये मान के चलूंगा क्या कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है।
क्योंकि मेरी सोच रिटर्न तक है, मैं एक प्राइवेट प्रमोटर हूं। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब सरकार की बात की जाती है तो सरकार उस प्रोजेक्ट को अच्छा बोलती है जिसका सोसाइटी में बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी, सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट ज्यादा होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में अक्सर लॉसेस देखे जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होता, सोसाइटी बेनिफिट्स होता है। प्राइवेट प्रमोटर हमेशा गेन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट अपनी जेब भरना होता है, ना कि सोसाइटी। क्या सबको क्लियर है? यस प्लीज। SCBA कहता है कि अगर कोई भी पर्सन वाकई में चाहता है कि उसकी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इनफाइनाइट हो जाए, प्रोजेक्ट लाइफ क्या हो जाए, मतलब लाइफ इनफाइनाइट हो जाए, बस ऐसा हो जाए कि प्रोजेक्ट के अंदर हमारे को, हाँ जी, कभी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई आए और हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, तो वो कहता है फिर आपको SCBA करना चाहिए। कम ऑन, क्या करना चाहिए? हमने कहा वो क्या होता है? बोला आपको ये देखना चाहिए कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की सोशल कॉस्ट क्या है और सोशल बेनिफिट्स क्या है। सोशल कॉस्ट क्या है और सोशल, अगर तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का सोशल बेनिफिट ज्यादा पाया गया किससे, तो याद रखना तुम्हारा प्रोजेक्ट हमेशा एवर लास्टिंग हो जाएगा, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। कब? जल्दी बताओ। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट का इज मोर देन सोशल कॉस्ट। अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, मीनिंग समझेंगे क्या है। पहला पॉइंट, सोशल बेनिफिट इज मोर देन सोशल कॉस्ट, ये मैंने बोला। हाँ जी, सोशल बेनिफिट इज मोर देन। सर बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होते हैं? एक बात बताओ, अगर मेरे प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट आ रही है तो वो क्या है? सोशल बेनिफिट्स। लेकिन अगर मेरे प्रोजेक्ट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो सोशल कॉस्ट। अगर मैं कहूं कि एक फैक्ट्री खोली गई है जिसके अंदर बहुत पॉल्यूशन होता है, एट द सेम टाइम उसके अंदर 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो बताओ क्या ऐसी फैक्ट्री को बंद करने से पहले सरकार 100 बार सोचेगी? बताओ क्यों सोचेगी? क्योंकि उसका सोशल बेनिफिट इतना बड़ा था कि अगर आज फैक्ट्री बंद कर दें तो 3000 लोग क्या अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? बोलो, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले क्या गवर्नमेंट पहले सोचना पड़ता है? यस प्लीज। मेट्रो की बात करते हैं, जब मेट्रो बनती है ना तो सोशल कॉस्ट है। क्यों सोसाइटी के लिए कॉस्ट बन जाती है? सारी रोड्स छोटी हो जाती हैं, बड़ा तकलीफ होती है, वहां से निकलते समय पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये सारी चीजें सोसाइटी के लिए कॉस्ट थी। लेकिन क्या वो कॉस्ट बहुत ना के बराबर है व्हेन वी कंपेयर विद द, तो शायद इसीलिए आज जब कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा होता है तो वहां के लोग परेशान नहीं फील करते, वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पर भी मेट्रो आने वाली है। होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से उसके बेनिफिट्स आर मच हायर देन देयर कॉस्ट। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा लॉन्ग लाइफ रहेगा? बोलो। अब लॉटरी है, लॉटरी क्यों बैन हो गई? जल्दी तो, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा थी सोसाइटी के लिए एज कंपेयर टू बेनिफिट्स। बताओ, मैंने वाइन का बिजनेस स्टार्ट किया, क्या ये कभी भी बंद हो सकता है? जल्दी बोलो। कभी भी बंद हो सकता है। बिहार में बंद करी, क्यों बंद कर रहे थे ये लोग? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स। तो जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर SCBA नहीं किया जा रहा, कम ऑन, जिन प्रोजेक्ट के अंदर SCBA, तो उनकी लाइफ हमेशा जो है ना प्रोजेक्ट की, वो अनलिमिटेड नहीं होती। तो इसका मतलब SCBA में एक मैसेज दे रहा है, बताओ क्या, कि अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट की लाइफ लॉन्ग रन हो तो क्या प्रोजेक्ट इवन प्राइवेट प्रमोटर भी लेके चले तो क्या वो भी SCBA करना चाहिए। और हर उस प्रोजेक्ट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनका बेनिफिट इज मोर देन दी, बट यहाँ पे बेनिफिट और कॉस्ट का मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बात कर रहा हूं मैं या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। कस्ट टू द सोसाइटी एज कंपेयर टू बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। कॉस्ट का यहाँ पर कष्टों से है, ठीक है ना, और बेनिफिट भी यहाँ पे मॉनेटरी नहीं है, काइंड में बेनिफिट्स। बोलो मेरे बच्चों, निकालो SCB। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे जरा। पेज 182।
Write a short note on SCBA. The financial evaluation of an industrial project can be made by any of the method of capital budgeting. मतलब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन तो आप कैसे भी कर लो. एक बात, और जितने भी हमने कैपिटल बजटिंग में मेथड पढ़े थे, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, ये सब क्या थे? एससीबीए थे या फाइनेंशियल एनालिसिस? आप फाइनेंशियली चेक कर रहे थे प्रोजेक्ट बेटर है या नहीं. आगे बढ़ो. Nowadays, project to be finally accepted should not satisfy the test of financial viability only. It should also be socially desirable. This aspect is termed as social cost benefit analysis. It is increasingly realized that commercial evaluation of the project is not enough to justify the commitment of the funds to a project, especially when project belongs to public utility. And irrespective of its financial viability, it needs to be implemented in the interest of the society as a whole. Huge amount of funds are committed every year for the various public projects of all types of industrial, commercial, and those providing basic infrastructure facility. The social cost benefit analysis involves the evaluation of a project keeping in view of long-term interest of the society and nation at large. मतलब जब भी हम SCBA दिमाग में रखते हैं तो एवरी टाइम फाइनेंशियल एबिलिटी चेक करते हैं या सोशल एबिलिटी? हाँ जी. This analysis is done with reference to the social cost to the project and expected benefit from it to the society. Example, generation of employment, etc. It is possible that some project may not be financially viable, however, they are taken just for the account of social consideration. It is increasingly recognized that commercial evaluation of the industrial project is not enough to justify commitment of a project fund to a project, especially when it belongs to the national policy of making huge public investment in the various sector of the economy. It is the context of social cost benefit analysis. It may be noted that actual cost or revenues of a project are not necessarily reflect the monetary measurement of the cost or benefit to the society. For this purpose, social cost benefit analysis is usually made as opportunity cost या shadow prices to ascertain the real impact on the project. Now see क्या मतलब है. देखो, एक होता है actual cost, क्या होता है, और actual benefits. ये तो monetary terms में हो गए ना. लेकिन जब हम social cost, social benefits की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं in terms of shadow price, in terms of ना. शैडो प्राइस क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल सुन लीजिएगा, फिर शायद आप इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे. देखो, शैडो प्राइस का मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए 10 लोगों को तकलीफ पहुंचा के अगर हम 100 को बेनिफिट दे सकते हैं, 10 लोगों को तकलीफ पहुंचाकर अगर हम 100 को बेनिफिट दे सकते हैं तो इसका शैडो प्राइस हो गया 1:10. यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ 1, 10 people can be benefited. At the cost of 1, 10 people can be benefited. आपको मालूम है ये जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप डीमोनेटाइजेशन हुआ, सर डीमोनेटाइजेशन में परेशानी सबको हुई, लेकिन इसका SCBA किया गया था. SCBA कैसे किया गया था? सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट दोनों किए गए थे. यानी कि देखा गया था कि इससे परेशानी कितनी होने वाली है, और फिर ये भी देखा गया था कि इसके फायदे कितने होने वाले हैं. जब इनको पता चला क्या कि फायदे मोर देन कॉस्ट है, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि हम क्या कर दें, SCBA और डिमोनेटाइजेशन ले आते हैं. अच्छा, यहां लेनी है? बोलो 5 मिनट. 5 मिनट क्या, तो छोड़ ही रहा हूं. क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? तो इसका मतलब जब भी SCBA करना होगा तो हमें एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल बेनिफिट देखना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है, जिसे हम बोलते हैं शैडो प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं. चलो, बच्चे बाहर बड़े सारे खड़े हुए हैं, एक बार इसको रीड करना जरा आप, ठीक है? सुना, ये कुछ भी नहीं है, SCBA नॉर्मल सही है, रीड करोगे समझ आ जाएगा. हाँ जी, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट संडे का मैं आपको ना बताऊंगा कि क्या होगा. वैसे मेरा प्लान यही है कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज और फॉरेक्स दोनों का ना रिकॉर्डेड बैकअप चला दूं. अगर मैं नहीं गया छुट्टी पे तो फिर मैं डेफिनेटली खुद ही पढ़ाऊंगा क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है? बट अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट संडे फिर हम लॉन्ग क्लास रखेंगे सुबह 9 बजे से. हाँ, जा जल्दी जाओ.